स्टार्ट करूं मैं? हाँ हाँ, स्टार्ट करो। ओके, तो आज का थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन हो तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो बिल्कुल सही। जिसको बीच में बोलना हो तो वो बोल सकता है। आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक बायोमैकेनिक्स से। बायोमैकेनिक्स होता क्या है बेसिकली? इट इज द मैकेनिक्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जितनी भी मैकेनिक्स होती है, वेदर इट बी मूवमेंट, वेदर इट बी मोशन, वट एवर, सब चीज जो है बायोमैकेनिक्स के अंडर आती है। दो पार्ट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बायोमैकेनिक्स, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स, अब काइनेमैटिक्स क्या होता है? डिस्क्रिप्शंस ऑफ मोशंस। ये है डिस्क्रिप्शंस ऑफ मोशंस। मोशन यानी कि मूवमेंट किस तरीके से होती है, किस तरफ से होती है, कैसे होती है, और उस मोशंस उस मूवमेंट में फोर्स कितना लगता है। वो जब फोर्सेस आ जाते हैं तो वो होता है काइनेटिक्स, और जब डिस्क्रिप्शंस होती है तो वो होता है काइनेमैटिक्स। ठीक है। ओके। तो काइनेमैटिक्स में क्या होता है? टाइप ऑफ मोशन, लोकेशन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन। मोशन जब भी आएगा यानी कि मूवमेंट की बात हो रही है। मूवमेंट किस तरह की है, टाइप। मूवमेंट कहाँ पर हो रही है, लोकेशन। मूवमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है, और मूवमेंट कितनी स्पीड से, वेलोसिटी से, या कैसे भी, मतलब हम मेजर किस चीज में कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड में। और ऐसे ही अगर, और काइनेमैटिक्स दो पार्ट्स में होती है, एक आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स होती है और एक ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स होती है। देखो, आर्थ्रो, जहां पे भी वर्ड आर्थ्रो आए, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट। ठीक है। ओके। एंड ऑस्टियो, जहां पे भी ऑस्टियो आता है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स। तो जॉइंट की जब मूवमेंट की बात हो रही है, जॉइंट के मोशन की बात हो रही है, तो वो आ जाता है आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स। और ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स आ जाता है जब बोन्स की मूवमेंट की बात हो रही है। ओके। मोशन पे चलते हैं सबसे पहले। टाइप्स ऑफ मोशंस। सबसे पहला होता है एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन, जैसे कि ये डायग्राम देखो आप। ये डायग्राम में, अगर हमारा ये एल्बो जॉइंट लिया है, ये हमारी फोर आर्म है, ये एंड है, और ये हमारा आर्म है। तो इसमें क्या हो रहा है, हैंड को हम फ्लेक्स कर रहे हैं, हैंड को हम मूव कर रहे हैं। तो ये एल्बो जॉइंट पे जो हो रहा है हमारा, एल्बो जॉइंट पे रोटेटरी यानी कि एंगुलर मोशन हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ अ सेगमेंट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस इज अ की पॉइंट। तो ये जो मूवमेंट हो रही है हमारी, एल्बो जॉइंट हमारा फिक्स्ड एक्सिस है, उसके अराउंड हो रही है इन अ कर्व्ड पाथ, दैट इज रोटेटरी मोशन। इसके बाद आता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है ग्लाइड, एक सीधी लाइन में जाना। सेम डायरेक्शन सेम टाइम में होती है, पैरेलल पाथ में। अगर हम ये दो पॉइंट्स लेते हैं, फोर आर्म और हैंड का, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट, तो जब ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है हमारा हाथ, तो ये सीधी तरीके से, ये एल्बो जॉइंट पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया रिस्ट की जगह, और ये रिस्ट ऐसे आगे बढ़ के इधर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लास को रीच करने के लिए, पानी का ग्लास अगर हम पीने के लिए उठाते हैं, चाय का ग्लास उठाते हैं, सीधा सीधा एक ही प्लेन में, तो इन अ स्ट्रेट लाइन। इस ग्लाइडिंग क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग जैसे कि हम फिजियोथेरेपी में यूज करते हैं, वो एक तरीके का ट्रांसलेशन ही होता है। जब बोन पैरेलल टू फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस पे मूव करती है। ठीक है। ओके। खाली का। इसके बाद होता है कर्वी लीनियर मोशन। कर्वी लीनियर में आता है, फॉर एग्जांपल हमने वो ग्लास लीनियर के थ्रू उठा लिया, अब कर्वी लीनियर में हम ये उठा के अपने माउथ तक लेके जा रहे हैं। सेम एक्सिस, थ्रू स्पेस एंड टाइम मूवमेंट हो रहा है।
जब हम ह्यूमन जॉइंट्स में मूवमेंट होता है ना, तो वो इन तीनों मोशन का मिक्स होता है। रोटेटरी भी होता है, ट्रांसलेटरी भी होता है, और ये कर्विलीनियर भी होता है। एक मोशन कभी भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ये कप उठाने के लिए सबसे पहले हमारा हाथ आगे नीचे आया ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक है। उसके बाद ये कर्विलीनियर मोशन हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम हमारा रोटेटरी मोशन एल्बो जॉइंट पे भी हो रहा है। तो कहीं न कहीं सारे मोशंस एक साथ होते हैं ह्यूमन बॉडी में। इसके बाद आता है लोकेशन ऑफ मोशन। लोकेशन यानी कि कौन-सा, अब हम एनाटॉमिकल टर्म्स में क्या डिस्क्राइब करेंगे कि कहाँ पे मोशन हो रहा है। सैजिटल, फ्रंटल एंड हॉरिजॉन्टल, हम 3 कार्डिनल प्लेन्स लेते हैं। मैथ्स सबने पढ़ी होगी, 6th-7th की मैथ्स में आता है, ये ग्राफ बनता है ना हमारा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ऐसे हमारा ये, अगर हम 3D जाते हैं तो जेड एक्सिस, 3 एक्सिस में जेड हमारा मूवमेंट बनता है। तो ये जो हमारे 3 प्लेन्स होते हैं, इसको बोलते हैं 3 कार्डिनल प्लेन्स, यानी कि सैजिटल, फ्रंटल और हॉरिजॉन्टल प्लेन। एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर हम इसको देखने जाए कि एनाटॉमिकल पोजीशन में ये कैसे जाता है, तो इस तरीके से जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, 2 चीज़ें होती है, एक प्लेन्स होता है और ये एक्सिस होता है। एक्सिस जो होता है ना, परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। एक्सिस मतलब वो पॉइंट जिस पे मोशन हो रहा है, और प्लेन मतलब वो पॉइंट जिस एरिया में मोशन हो रहा है, ठीक है? दोनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर हो गए। अगर आपको ये याद कैसे रखें, सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम सबका यही आता है। तो इसमें अगर आप एक चीज याद कर लोगे तो आपको दूसरी चीज याद ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर आप प्लेन के टर्म्स में याद कर रहे हो तो आपको एक्सिस अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि एक्सिस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये है ट्रांसवर्स यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बीच में से। ये क्या करता है, ऊपर और नीचे कॉर्डल एंड सेफेलिक डायरेक्शन में डिवाइड कर रहा है। तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन क्या होगा हमारा, वर्टिकल एक्सिस। इसके बाद ऐसे ही फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन जो है हमारा फ्रंट एंड बैक में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका जो सजाइटल प्लेन, ये देखो, ये जो लाइन है, दिस इज द एक्सिस लाइन। एक्सिस इसका होता है सजाइटल एक्सिस एंटेरो पोस्टीरियर। और ऐसे ही हमारा तीसरा प्लेन आता है सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन जो होता है ना, ये नहीं, ये होता है हमारा सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन क्या करता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली डिवाइड करता है बॉडी को। तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, फ्रंटल एक्सिस। फ्रंटल एक्सिस यानी कि राइट एंड लेफ्ट वाला। इतना क्लियर है? एक्सिस इन प्लेन्स क्लियर हो गए? बिल्कुल। तीन प्लेन्स रिवाइज करा रही हूँ। 3 प्लेन्स, फ्रंटल प्लेन, ये रहा हमारा फ्रंटल प्लेन, ये है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन, और ये है हमारा सजाइटल प्लेन। फ्रंटल यानी कि देखो, सबसे पहले हम आते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स यानी कि ऊपर और नीचे वाले पार्ट्स में, ठीक है। एक्सियल एंड हॉरिजॉन्टल, जैसे मर्जी बोल सकते हो आप इसको। फ्रंटल, फ्रंटल यानी कि फ्रंट एंड बैक हाफ्स में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंड सजाइटल यानी कि लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में, ठीक है ना। बिल्कुल। इसके बाद आते हैं फोर्सेस पे। तो फोर्सेस जो है, फोर्स होता क्या है बेसिकली, एक पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो वो धक्का दे रहा है या धक्का ले रहा है वापस। पुश या पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर विद रिस्पेक्ट टू एन अनदर। इसकी यूनिट होती है न्यूटन। 2 तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं जो बॉडी के आउटसाइड लगते हैं, जैसे ग्रेविटी, एयर, वाटर, एक किसी ने दूसरे को धक्का दे दिया। और इंटरनल फोर्सेस जो हमारी मसल्स, लिगामेंट्स और बोन्स एक दूसरे पे लगाते हैं। जैसे हमारी मसल्स, बाइसेप्स की मसल रेडियस पे फोर्स लगाती है, तभी तो सुपिनेशन होता है। लिगामेंट्स बोन पे फोर्स लगा रहे हैं, और बोन्स ऑन बोन्स फोर्स लग रही है।
इसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज, ये सारा फिजिक्स का पार्ट है। वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या होता है? जिसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन। एक होता है इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पिक्चर में देखो, स्पेसिफिकली इस पिक्चर में देखो, इसमें क्या हो रहा है? ये हमारी बाइसेप्स है। बाइसेप्स जो है, बाइसेप्स अटैच हो रही है हमारी रेडियस पे, तो हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हुआ? वो इंसर्शन साइट, एक्शन लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो ऐड कर रही है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है इसके एरो हेड से रिप्रेजेंट होता है। बिल्कुल। एम बी, एम बी मैंने रिप्रेजेंट किया है फैक्टर ऑफ मसल ऑन बोन। अब किसी भी फोर्स को हम नेम कैसे करते हैं? किसी भी वेक्टर को, फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर्स इज नेम्ड टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और सेकेंड पार्ट ऑफ फोर्स नेम होता है कि वो किस पे एक्ट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे एम बी नेम किया था इसको। फर्स्ट पार्ट वाज हम्म। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, जहाँ जो फोर्स लगा रहा है, यानी कि मसल फोर्स लगा रही है पहले एम, और किस पे फोर्स लगा रही है यानी कि बी, सेकंड पार्ट एम बी, बोन पे, मसल ऑन बोन। तो मैंने इसको नेम किया था एम बी। इसके ओके। बाद मस्कुलोस्केलेटल फोर्सेस, हमारे बॉडी में किस किस तरीके की फोर्सेस जो है यूज होती है। सबसे पहले लोड। लोड क्या होता है? जो बॉडी पे एक्ट होता है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पे एक्ट हो रही है उसको हमने लोड का नाम दिया है। फोर्स किस किस तरीके की होती है? एक होती है टेंशन। टेंशन होता क्या है? अगर ये कोई हमारा स्ट्रक्चर है तो ये इसको इलोंगेट कर रहा है, मतलब लंबा कर रहा है दोनों तरफ से खींच कर। वन और मोर फोर्सेस दैट पुल्स अपार्ट करता है या सेपरेट करता है, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन, ट्रैक्शन, ये सब हमारे टेंशन फोर्सेस में आता है। इसके बाद होता है हमारा कंप्रेशन। अब कंप्रेशन में क्या होता है? कंप्रेशन में क्या होता है? दोनों, टेंशन का बिल्कुल उल्टा, दोनों तरीके से परपेंडिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंप्रेशन किया जाता है। इसके बाद बेंडिंग। बेंडिंग जो होती है, एक मटेरियल को डिफॉर्म कर देती है राइट एंगल्स पे। एक तरफ से कॉनकेव साइड हो जाती है, ये हमारी कॉनकेव साइड हो गई, एक तरफ से हमारी मटेरियल की कॉन्वेक्स साइड हो गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस का पेशेंट जब देखते हैं तो उसमें स्पाइन की बेंडिंग ही तो होती है, एक तरफ से कॉन्केविटी आ जाती है, एक तरफ से कॉन्वेक्सिटी आ जाती है। उसके बाद होता है शियर फोर्सेस। शियर फोर्सेस क्या होते हैं? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर नॉर्मल मटेरियल था, एक तरफ से फोर्स इसको इस तरफ लेके जा रही है और दूसरी तरफ से उसके अपोजिट डायरेक्शन लेके जा रही है, लाइक अ पेयर ऑफ सिजर। टॉर्जन क्या होता है? ट्विस्टिंग फोर्स होता है। टॉर्जन अगर इधर से यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है और उधर से इस तरफ से अपोजिट ट्विस्ट हो रहे हैं, जैसे टावल को निचोड़ना या हैंकी को निचोड़ना, जो कपड़े को निचोड़ने की फोर्स होती है, वो टॉर्जन फोर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों हाथों से पकड़ के आप एक साथ सुपनेशन ब्रोनेशन करा रहे हो या फ्लेक्शन एक्सटेंशन करा रहे हो, निचोड़ने वाला जो एक्शन होता है दैट इज टॉर्जन। एक तरफ से एक साइड फोर्स, दूसरी तरफ से दूसरी साइड फोर्स। और कंबाइंड लोडिंग, यानी कि टेंशन, टॉर्जन, सब एक साथ कंबाइन कॉम्बिनेशन में लग रही है। अच्छा, इसका, ये सब हमने फोर्सेस तो पढ़ ली, लेकिन इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव एंटागोनिज्म, ये इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन है। इसमें क्या होता है? प्रोडक्टिव एंटागोनिज्म, ये होता क्या है कि एक बॉडी की एबिलिटी होती है पैसिव टेंशन को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने की। मतलब, जो हमारी पैसिव टेंशन है बॉडी के अंदर, हमारे टिश्यूज जो है स्ट्रेच हो रहे हैं, तो बॉडी में टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था, ये टेंशन, यहाँ पे टिश्यू जो है स्ट्रेच हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। तो ऐसे ही जब हमारे टिश्यूज, कोई भी मसल जो है स्ट्रेच होता है, इलोंगेट होता है, इस तरीके से कोई भी टिश्यू स्ट्रेच होता है, इलोंगेट होता है।
ये अगर ये हमारा कोई टिश्यू है तो ये इलोंगेट हो रहा है 2 डायरेक्शंस में, स्ट्रेच होता है, तो इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स होती है। उसी के अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर रेजिस्टेंस फोर्स आने लग जाएगी जो ये स्ट्रेच को रोकेगा। ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी एक इधर से भी खींच रहा है और इधर से भी खींचेगा, तो ये टिश्यू तो इस स्ट्रेच को होने से रोकेगा ना अपनी तरफ से। तो ये अपोज़िट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने लग जाता है यहाँ अंदर की तरफ, जो कि अपोज़ करता है बिल्कुल। इस स्ट्रेच को। अब पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है, जो हमारे पैथोलॉजिकल केसेस या डिसीजेस होते हैं, टेंशन जो है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली लार्ज हो जाती है, जिससे वो फंक्शनल मोबिलिटी के साथ इंटरफेयर करती है। अगर लो लेवल्स ऑफ टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लो लेवल्स ऑफ टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जांपल एलोंगेशन ऑफ अ मसल में, तो वो हमारे यूज़फुल फंक्शन में भी यूज़ हो सकती है। किसी भी तरीके के फंक्शन, इसी फिनोमेना को बोलते हैं सुन प्रोडक्टिव एंटागोनिज्म। अब इस चीज़ का एग्जांपल कहाँ है? पढ़ा रही है मैडम ऑनलाइन अभी। हाँ हाँ। अब इस चीज़ का एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल रेक्टस फेमोरिस की बात करते हैं। रेक्टस फेमोरिस हमारी कहाँ होती है? बताओ? रेक्टस फेमोरिस कहाँ होती है बॉडी में? हाई में ये होती है क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स में, राइट, द मेन मसल ऑफ क्वाड्रिसेप्स। ठीक है, तो रेक्टस फेमोरिस को एक्शन क्या होता है? हिप फ्लेक्शन और नी एक्सटेंशन, टू जॉइंट मसल है ये हमारी, तो हिप के फ्लेक्शन में भी काम करती है और नी के एक्सटेंशन में भी क्या करती है, काम करती है। ठीक है अच्छा ना? चले पूछा रहा है इतना डराएगा रहा इतना घबराएगा यार रहा दिल से तो हम क्या वो कौन सारे है तुम्हारे बार अब्बा बार बार बार? प्लीज ऐसे मत करो बार बार। इसके बाद फॉर मैं क्या बोल रही थी, हाँ, रेक्टस फेमोरिस हमारी हिप फ्लेक्शन भी कराती है और नी एक्सटेंशन भी कराती है। तो जंप के टाइम पे क्या होता है, व्हेन वी आर जंपिंग अपवर्ड फेज में, यानी कि हवा में फेज में, जब कोई भी इंसान जंप किया, नॉर्मली जब ये अभी कोई भी इंसान ग्राउंड से टच है, तो वो जंप करने के लिए ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे ग्राउंड में आएगा। तो जब ये अपवर्ड फेज में है, यानी कि ऊपर के इस वाले फेज में है, तब की बात करते हैं। तब क्या करेगी? जंप के टाइम पे रेक्टस फेमोरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगी नी एक्सटेंड करने के लिए। रेक्टस फेमोरिस का था ना नी एक्सटेंशन और हिप फ्लेक्शन, तो रेक्टस फेमोरिस कॉन्ट्रैक्ट करिए नी एक्सटेंशन के लिए। एट द सेम टाइम उसी के साथ साथ जो है हमारा हिप स्ट्रेच भी होता है रेक्टस फेमोरिस को, जिसकी वजह से रेक्टस फेमोरिस की पूरी तरीके से शॉर्टनिंग नहीं हो पाती, वो आधा ही कॉन्ट्रैक्ट करती है सिर्फ नी को एक्सटेंड करने के लिए। तो यही जो है हमारी पैसिव टेंशन, ये हमारी पैसिव टेंशन जो है हेल्पफुल हुई, हमारी यूजफुल हुई फंक्शन में। ये प्रोडक्टिव एंटागोनिज्म का एग्जाम्पल लिया मैंने, सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये तो। इसके बाद चलते हैं आगे फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी में। फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी जो है एक अट्रैक्शन ऑफ मास है, अर्थ की तरफ हमेशा सेंटर की तरफ आती है, अर्थ के सेंटर की तरफ। ये तो सबको पता है, ग्रेविटी जो है हर एक पॉइंट पे, हर एक सेगमेंट पे एक्ट करती है। मेन चीजें जो यहाँ समझने वाली है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, दोनों एक ही बोला जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। हाइपोथेटिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का जहां उसका सेंटर ऑफ मास इकट्ठा होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्रोक्सीमेटली कंसिडर होती है बैलेंस करने के लिए, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा सेंटर ऑफ हमेशा अर्थ की तरफ एक हाइपोथेटिकल लाइन नीचे की तरफ आती है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं हमारी, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक सेंटर ऑफ मास और एक लाइन ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है हमारे हाथ के ऊपर, तो इसका सारा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बीचों बीच एक्ट करेगी,
क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बीचों बीच एक्ट करेगी, तो ये एज्यूम किया जाता है कि सेंटर ऑफ मास जो है पूरी बॉल का बीचों बीच यहाँ पे स्टिमुलेटेड है, इकट्ठा हुआ है। इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक्शन लाइन यही है। और क्योंकि लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है हमेशा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड जाती है, वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड जाती है। ये हो गई हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट हमारा अज्यूम कर सकते हैं जब हम बॉल को एक उस पे फिंगर पे बैलेंस करते हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर पे लोकेट होता है। अब ये तो ज्योमेट्रिक है, जब ये पूरा अनज्योमेट्रिक सेंटर है तो इसमें क्या होगा, जहाँ पे वेट ज्यादा होगा वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी, हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी वहां से नीचे जाएगी बैलेंस करने के लिए। और ऐसे इसका एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल क्रच। ये एक क्रच है, क्रच की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बीच में यहाँ पे शो करी गई है। इधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी यहाँ आउटसाइड द क्रच है, लेकिन फिर भी प्रेजेंट है। ये आउटसाइड कैसे है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल मानी जाती है, इसलिए ये आउटसाइड होके भी प्रेजेंट है। इसके बाद आता है सेगमेंटल सीओजी। सेगमेंटल मतलब हर एक सेगमेंट की अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो कि अगर हम इन ये तीन अलग अलग सेगमेंट मान रहे हैं तो इन तीनों के अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये ग्रेविटी आर्म पे एक्ट कर रही है, ये एक्टिव ग्रेविटी फोर आर्म पे, और ये ग्रेविटी हैंड पे एक्ट कर रही है। अगर हमने हैंड और फोर आर्म को सिंगल माना है कि अगर ये सिंगल यूनिट है, दो यूनिट नहीं है, तो इन दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंबाइन होके इन दोनों के बीच में आ जाएगी। ऐसे ही अगर हमने एल्बो फ्लेक्शन में अब इन दोनों को मेजर किया तो इन दोनों की ग्रेविटी इन दोनों से जो लाइन निकलेगी उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे बीच में आएगी, तो ये होगी हमारी न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ आ रहा है ना इतना? समझ आ रहा है इतना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ समझ में आ रहा है। ह्यूमन बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है? S2 वर्टेब्रा, एंटीरियर टू द S2 वर्टेब्रा। ये जो है एमपीटी एंट्रेंस का क्वेश्चन है, मोस्टली आता है ह्यूमन बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है? S2 वर्टेब्रा। COG जो है doesn't change its location with relative to position in space। अगर COG अपनी लोकेशन चेंज नहीं करती, लेकिन LOG अपनी लोकेशन स्पेस के उसमें चेंज कर सकता है, क्योंकि LOG हमेशा हमेशा उस जो ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास है उससे वर्टिकली डाउनवर्ड ही जाएगी। अब थोड़े आगे चलते हैं इन टॉपिक्स पे। स्टेबिलिटी कैसे होती है? फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी स्टेबल, स्टेबल क्या होता है? स्टेबल रहने के लिए ऑब्जेक्ट के नेट बीच में बेस ऑफ नेट फोर्स जीरो सपोर्ट होना के, चाहिए। हाँ, बेस ऑफ सपोर्ट के बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आनी चाहिए, लाइन ऑफ ग्रेविटी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा एक फुटबॉलर है, आई जूम इन द पिक्चर तब शायद तुम्हें समझ आएगा, दिख जाएगा। अगर ये हमारा फुटबॉलर है, दिस इज अ फुटबॉलर, ये फुट ट्रंक है, ये इस तरीके से पैर करके आगे किक मारने की कोशिश कर रहा है, और ये एक पैर पे बैलेंस है, लेकिन अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आगे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि ये एक पैर पे बैलेंस है और आगे की तरफ झुक रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा चेंज होती रहती है, इस तरीके से आ जाएगी। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसके बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर निकल रही है, तो ये हाईली अनबैलेंस्ड पोजिशन है, जो कि फुटबॉलर्स में आती है, और इंजरी भी यहाँ सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ये इसका बेस ऑफ सपोर्ट कितना है? सिर्फ इतना सा। बेस ऑफ सपोर्ट वो पॉइंट होता है जो इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड होता है, सिर्फ इतना सा। और इतने से बेस ऑफ सपोर्ट में इतनी सारी बॉडी मैनेज करने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी आगे आ गई है बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर, हाईली अनस्टेबल पोजीशन है। ऐसे ही अगर हम एक डांसर की बात करें, फॉर एग्जांपल एक डांसर है, इसका इसका भी इतना सा पैर होता है, लेकिन इसने हैंडल पकड़ा हुआ है, तो इस हैंडल को पकड़ने से क्या होता है, इसका बेस ऑफ सपोर्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है। अब इसका बेस ऑफ सपोर्ट जहां जहां हैंडल का बार है वहां वहां इसका पूरा बेस ऑफ सपोर्ट है, तो इसकी सीओजी हमेशा बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर आएगी, इसलिए ये डांसर स्टेबल रहता है। रीलोकेशन ऑफ सीओजी।
अच्छा, इसका ना क्लिनिकल एग्जाम्पल अच्छा है, रीलोकेशन ऑफ सीओजी। सीओजी जो है हमेशा रीलोकेट होती रहती है, अरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है, ये उसने एक हाथ में हैवी सा कोई सामान पकड़ा है, हैवी सा बैग पकड़ा है, तो वो अपनी ट्रंक को हल्का सा शिफ्ट कर लेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा वो क्यों करता है? ताकि वो उसकी जो सीओजी है वो स्टेबल हो पाए और वो अपना बैलेंस मेंटेन कर पाए। अगली बार अगर आप अपना कोई भारी बैग एक हाथ में उठाओगे ना, तो देखना आप भी उस चीज को कंपनसेट करने के लिए हल्की सी अपनी ट्रंक जो है दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हो, ताकि आपका सीओजी मेंटेन रहे, एलओजी मेंटेन रहे और आपका बैलेंस डिस्प्लेस ना हो। ऐसी अगर कोई पर्सन है जिसने क्रच होल्ड कर रखे हैं, ऐसे क्रच होल्ड कर रखे हैं और उसके पैर पे फ्रैक्चर है, तो वो अपना पैर नीचे नहीं रख पा रहा है, तो वो क्रच का एरिया यूज करके अपना बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से उसका डिस्प्लेस ना हो। तो ये सारे बैलेंस मेंटेन करने के तरीके हैं कि कैसे आपका सीओजी शिफ्ट होता है बैलेंस में। इसके बाद है, अच्छा ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है और अभी हमारा मीटिंग टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं इस टॉपिक को स्किप कर रही हूँ सीधा। हम सबसे अच्छे टॉपिक में चलते हैं जिसमें सबसे ज्यादा सबको कंफ्यूजन होती है, लेवर्स। इसमें सबसे ज्यादा मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन रहती है, तो ये मैं जल्दी जल्दी समझा देती हूँ एक बार। लिवर्स क्या होते हैं? एक सिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स होता है जो किसी भी शेप और साइज के हो सकते हैं लॉन्ग बोन पे। इसको याद रखने का तरीका क्या है? लिवर को एक एफर्ट फोर्स और एक रेजिस्टेंस। एफर्ट फोर्स वो होती है जो कि मूवमेंट करवा रही है, और रेजिस्टेंस उसको नाम दिया जाता है उसके अपोजिट फोर्स को। ठीक है ना? लिवर आर्म जो होती है, लिवर आर्म, एफर्ट आर्म और रेजिस्टेंस आर्म, अब तीन चीजें होती है। लिवर आर्म क्या हुई? एक्सिस, यानी कि जो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, एक्सिस से लेके एफर्ट तक। लिवर आर्म जो होती है हमारी टोटल होती है। एफर्ट आर्म होती है हमारी एफर्ट से लेके एक्सेस तक। एफर्ट क्या था? जिसकी तरफ मूवमेंट हो रही है, एफर्ट फोर्स मैंने बताया ना अभी, जिसकी तरफ मूवमेंट हो रही है वो हमारा एफर्ट है। तो एफर्ट आर्म क्या बिल्कुल। होगी हमारी? एक्सिस से लेके एफर्ट फोर्स तक। और ऐसी रेजिस्टेंस आर्म जो होगी वो हमारी रेजिस्टेंस से लेके एफर्ट फोर्स तक। तो फर्स्ट ऑर्डर लेवर में क्या होता है? ये होता है फर्स्ट ऑर्डर लेवर। फर्स्ट ऑर्डर लेवर में हमारा एक्सिस जो है बीच में है, ये हमारी एफर्ट फोर्स है और ये हमारी रेजिस्टेंस है। इसमें फर्स्ट बिल्कुल ऑर्डर दोनों इक्वल होते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सिस जो है एफर्ट आर्म और रेजिस्टेंस के बीच में ही आता है। बीच में फॉर होती है। एग्जाम्पल, अब हम इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एल्बो है, एल्बो जॉइंट है हमारा, ये हमारा ओलिक्रेनॉन एज एन एक्सिस माना है हमने। जब हमने ये हम्म, ओलिक्रेनॉन एज एन एक्सिस माना है और हम ट्राइसेप्स को ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, ट्राइसेप्स को ले रहे हैं। मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? ट्राइसेप्स किस डायरेक्शन में मूवमेंट कराएगा? नीचे की तरफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कराएगा, यानी कि नीचे की तरफ क्लॉकवाइज मूवमेंट कराएगा, ये हम्म। नीचे की तरफ। ठीक है ना? तो हमारी एफर्ट आर्म क्या हुई? ट्राइसेप्स। ये हमारी, नहीं एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, आई एम स्पीकिंग अगेंस्ट। पहले हम इसको देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। ये हमारी ट्राइसेप्स है, ये हमारी एक्सटर्नल फोर्स है। अभी क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स जो है पुशिंग द आर्म अप है, ट्राइसेप्स हमारी नीचे मूवमेंट कराता है। तो फर्स्ट ऑर्डर लेवल में क्या होता है? हमारा हाथ यहीं पे स्टेबल है, ना हमारा हाथ ऊपर जा रहा है ना हमारा हाथ नीचे जा रहा है, एक जगह स्टेबल है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर लेवल। ठीक है? नहीं, इसमें जो है ये फर्स्ट ऑर्डर लिवर तो मुझे लग नहीं रहा है। कैसे? क्योंकि जहाँ पे आपने ये ब्लैक पॉइंट रखा है, ओलिक्रेनॉन। ये ओलिक्रोनोन तो एक्सिस हो गया। हम्म। और लोड आर्म जो है पूरा हाथ हो गया। हाँ, और एफर्ट आर्म जो है उसके बीच में कहीं मसल अटैच है, वहां से फोर्स जनरेट कर रही है, यहाँ वहां पे से टेंशन लग। तो हाथ की मूवमेंट ही नहीं हो रही ना, ना हाथ ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल योर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस,
आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस में मूवमेंट थोड़ी होती है। आप इसमें एक्सटर्नल फोर्स को एफर्ट लो या ट्राइसेप्स को एफर्ट लो, दोनों में से किसी को भी आप एक्सचेंज कर सकते हो। एक जगह ये काउंटर क्लॉकवाइज फोर्स लगा रहा है, ये एक्सटेंशन कराएगा नीचे की तरफ, लेकिन हाथ तो वहीं आपने रोक के रखा हुआ है ना, आइसोमेट्रिक्स। रोक के रखते हो सेम पोजीशन में विदाउट एनी मूवमेंट, सो दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर लेवर। ओके। अब समझ आ गया?